नवमी कब है हो? कब है? 9 को। रामनवमी के रोज लड्डू खिलाएंगे सोच रहे हैं आप लोग। कौन लड्डू खाइएगा, राम मंदिर का कि कृष्ण मंदिर का कि हनुमान मंदिर? हनुमान मंदिर। अच्छा रुकिए, हनुमान मंदिर में पूजा करवाते हैं, लड्डू मंगवाते हैं। एक एक गमछी दे देंगे भगवा रंग का। चलिए, सब ठीक है, पढ़ाए ना? नोटिफिकेशन भेज दीजिएगा एप्लीकेशन में सब चीज में यस सर। शादी हुआ? चलिए चलिए, भाई जी लोग क्या पढ़ा रहे थे? (1833) का चार्टर एक्ट तक बता दिए थे, यही ना है? 1813 से आगे बताना है, सॉरी 1833 से आगे बताना है। चलिए ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन पूछे, जवाब दीजिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड। किस एक्ट के तहत? किस एक्ट के तहत? अरे पूछेगा किस एक्ट के तहत? अरे सुनिएगा तब। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया? आंशिक 1800, पूर्णतः 1800। चलिए, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल बने? 1700। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल? 1800, 1833। किस एक्ट ने पहली बार ब्रिटेन के सभी कंपनियों और ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए भारत का व्यापार का मार्ग खोल दिया? 1800, 1800। इतना बात क्लियर है? चलिए, याद तो रखे हैं आप लोग। 1833 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों के बाद 1853 ईस्वी में, 20 वर्षों के बाद 1853 ईस्वी में, जानते हैं आज चेक क्यों करवाए? क्योंकि हमको जो है मेरा स्टाफ सभी बोला, जैसे कि मान लीजिए आप एडमिशन लिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि एडमिशन लिए हुए, ये हमको 4000 रुपया दिए हुए हैं, अब इनको जगह नहीं मिल रहा है, तो 1 दिन जगह नहीं मिलेगा, 2 दिन जगह नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, तो ये सोचेगा ना कि अब जाते हैं एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं। तो कल 3 4 5 लड़का जो है ऑफिस में जाकर के बोल रहा था, अब आप ही में से कोई होगा, अब कौन है हमको नहीं पता है, ठीक है, तो बोला हमको जगह नहीं देते हैं आप लोग, मेरा एडमिशन कैंसिल करवाइए। तो बात भी वाजिब है, जो पैसा दिया हम उसको न बैठाएंगे हो, उसको न पहले पढ़ाएंगे। अब डेमो का 2 दिन 3 दिन का है, इतना दिन डेमो दिया, अब कितना डेमो दे, ठीक है। और डेमो देखना है तो जाइए ना, यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा है, एप्लीकेशन पर वीडियो पड़ा है, समझ गए, जाके देख लीजिए ना। समझ में नहीं आता है तो मत आइए पढ़ने के लिए, समझ में आता है तो जरूर आइए, क्या हो, है कि ना? समझ रहे हैं? तो ये चीज है। तो डेमो, अब हर चीज का एक सीमा होता है ना, समझे। अब आप लोग एडमिशन ले लिए हैं तो पहली प्राथमिकता आप लोग हैं हमारा,
आपको सुविधा देना हमारी पहली प्राथमिकता है, फिर जो बाकी बचे लोग हैं उनको भी देंगे। जब जगह खाली रहेगा तो देंगे, जगह नहीं खाली रहेगा तो नहीं देंगे। क्लासरूम बड़ा करवा रहे हैं, दीवार वाल तोड़वा रहे हैं, तो जब बड़ा हो जाएगा तो तब फिर होगा आगे, ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों के बाद 1853 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं। तो जो 1853 का चार्टर एक्ट है, 1853 के चार्टर एक्ट की कई है, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए ना, वो बोल रहा कम आ रहा, जा ही नहीं रहा। हेलो हेलो, अब ठीक है थोड़ा आवाज बढ़ाइए हो। हेलो 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 हेलो, चंदन सुनाई दे रहा है आप लोग को? हो आप लोग को? अब ठीक है, चलिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट के पारित होने के 20 वर्षों के बाद 1853 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग कहते हैं। तो जो 1853 का चार्टर एक्ट है, 1853 के चार्टर एक्ट की कई सारी विशेषताएं हैं। 1853 के चार्टर एक्ट की कई सारी विशेषताएं हैं। 1853 के चार्टर एक्ट की जो विशेषता है, उस विशेषता को अब हम लोगों को देखना है। पहला, इस एक्ट में यह कहा गया है कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहला, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ यह निकलता है कि इसका मतलब है कि पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं होता होगा, तब ना यह प्रावधान किया है कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर मान लीजिए पहले ये से सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता, तो क्या तब ये प्रावधान थोड़े किए जाते? नहीं किए जाते। अब मान लीजिए आपका शादी हो गया है, तो अब दोबारा शादी आपका थोड़े होगा। हिंदू धर्म में नहीं होगा। हिंदू धर्म, अरे संवैधानिक तौर तरीका से चलिए ना जी। संविधान, विधि, कानून, कानून कहता है हिंदू धर्म में सिर्फ एगो विवाह मान्य है, समझिए, हिंदू धर्म में। इस्लाम धर्म में कुछ लोग कहते हैं 4 विवाह और कुछ लोग कहते हैं 7 विवाह। इस्लाम धर्म में 7 विवाह तक मान्य है, 7 गो विवाह कर सकते हैं। तब ना आमिर खान 2 गो 3 गो को छोड़ दिया है, समझ गए? तो हिंदू धर्म में ऐसा होगा? नहीं होगा। अगर सेलिब्रिटी ऐसा काम करेगा तो उस पर केस हो जाएगा, बहुत तरह का चीज हो सकता है। चलिए अब आइएगा, तो ये चीज है। तो अब आपके मन में यहां पे ये प्रश्न आना चाहिए कि सिविल सेवकों की नियुक्ति कौन करता था पहले? जब ये कहा जा रहा है 1853 के चार्टर एक्ट में कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा, तो आखिरकार कोई ना कोई तो करता होगा ना पहले। तो आप याद कीजिए, एगो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, एगो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर याद है कुछ? ये दोनों संस्था भारत में या लंदन में? कहां था? लंदन में। तो एगो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, एगो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामला को देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला को देखता था। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, यही
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सिविल सेवकों की नियुक्ति करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिविल सेवकों की नियुक्ति करता था। इससे नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया और कहा गया कि अब प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा और उसके माध्यम से सिविल सेवक चुने जाएंगे। और जो सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन होना प्रारंभ हुआ है वह आपको 1855 ईस्वी से 1855 ईस्वी से, और विश्व का पहला देश चीन है, चीन, चाइना, समझ गए, चाइना जानते हैं, बहुत विकसित था, पहले भी बहुत विकसित था। जैसे भारत प्राचीन काल में बहुत विकसित था वैसे ही चाइना भी बहुत विकसित था। बहुत सारा चीज ऐसा है जिसकी खोज चाइना ही किया है, जैसे कि पेपर, कागज, कागज का खोजकर्ता जो है आपको चाइना ही है। कंपास, दिशा सूचक यंत्र, इस सब की खोज करने वाला चीने है, समझ गए। कोरोना, हाँ कोरोना भी चीने से आया है, समझे। तो चलिए ठीक है, चलिए आइएगा। तो जो सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया था पहला देश वह आपको चीन ही था। और जो चीन है, चीन का अनुसरण करते हुए ही विश्व के अन्य देशों ने अपने यहां सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया। और ब्रिटेन की सरकार ने भी चाइना का ही अनुसरण करते हुए सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया। अब देखिएगा यहां पर भाई जी लोग, ये जो सिविल सेवक थे ये सेवा कहां देते थे? तो ये सेवा देते थे भारत में। कहां सेवा देते थे? भारत में। तो जो आपको सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ और इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो सिविल सेवक चुना जाता वह भारत में सेवा देता। तो इस परीक्षा में भारतीय भी शामिल हो सकता था, इस परीक्षा में भारतीय भी शामिल हो सकता था, लेकिन उम्र का लिमिटेशन कर दिया गया था। अधिक से अधिक 23 वर्ष, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 23, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 23 आयु वर्ग के लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते थे। और सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो शुरुआती दौर में होता था वह सिर्फ और सिर्फ लंदन में होता था। अगर किसी भारतीय को इस परीक्षा में बैठना है तो उसको फॉर्म भरने के लिए, तैयारी करने के लिए, परीक्षा देने के लिए, सब चीज के लिए लंदन जाना पड़ता था। अब भारत के भीतर सब तो उतने धनवान थे नहीं कि सब विद्यार्थी जाकर के फॉर्म भर दे फिर जो है परीक्षा में बैठे। तो जब आपको भारत के भीतर कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई तो कांग्रेस ने लगातार यह मांग करना प्रारंभ किया कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए, लंदन के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। कांग्रेस यह मांग किया। कांग्रेस अपनी स्थापना के समय ही मांग किया था, 1885 में जब स्थापना हुआ था उसी के बाद मांग किया था, लेकिन कांग्रेस के मांग पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस के मांग पर अंग्रेजों ने ध्यान दिया 1919 में, और 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी किया जाएगा। और पहली बार 1922-23 ईस्वी में, पहली बार 1922-23 ईस्वी में लंदन के साथ साथ इलाहाबाद, भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ। यह चीज है। तो अब देखिएगा, एक चीज आपसे पूछा जाता है कि आपको सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास होने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
तो जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास होने वाला प्रथम भारतीय हुआ है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप लोग जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर 14 भाई बहन था, 14 एक पर 4, समझ गए। और सबसे छोटा था रविन्द्रनाथ टैगोर, 14वां था, समझ गए। तो पहले के लोग जो है ना बहुत संतान उत्पत्ति करते थे, 5 गो, 10 गो, 12 गो, 15 गो, 20 गो, 25 गो, समझ गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि महंगाई इतना है, संतान उत्पत्ति करके रोड पे तो छोड़ नहीं दीजिएगा, समझ गए। उसको पढ़ाना है, लिखाना है, योग्य बनाना है, बहुत तरह की बातें हैं, समझ गए। और हिंदू धर्म में जानते हैं, हिंदू धर्म में ऋण है, ऋण 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 3 प्रकार का होता है। इतिहास जब आप पढ़िएगा ना, वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे तो वैदिक सभ्यता में ऋण पढ़ाएंगे। ऋण 3 प्रकार का होता है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। ये 3 गो ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पितृ ऋण से तब आप मुक्त हो पाइएगा जब आप शादी ब्याह करके संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं, तब। अगर शादी ब्याह ना किए तो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर शादी ब्याह कर भी लिए, संतान नहीं हुआ, तो आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। बस यही कारण है कि हिंदू समाज में आप देखते होंगे कि अगर किसी को संतान नहीं होता है तो समाज में उसको है दृष्टिकोण से देखा जाता है, गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है। बस यही कारण है और कोई खास कारण नहीं है। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, आप संतान उत्पत्ति कर लिए, ये नहीं कि रोड पे छोड़ दिए, पंचर बनाने के लिए साइकिल की दुकान में छोड़ दिए, समझ गए, ये नहीं। अगर संतान की उत्पत्ति किए हैं तो उसको योग्य बनाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको इस काबिल बना दीजिए कि वह अपने पैर पर खड़ा हो जाए। अब ये नहीं कि जबान करके पैर पे खड़ा, मतलब वो अपने से अपना जीवन यापन करने लगे, इस योग्य बना दीजिए। अगर आप इस योग्य बना दिए तब आप ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। तीसरा, हिंदू धर्म में आप देखते होंगे आप ही के दादा, आप ही के चाचा, समझ गए, जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे तो घर के आपके पिताजी के ऊपर प्रेशर डालते होंगे, ये भगवान का पूजा करवा दो, ये यज्ञ करवा दो। ऐसा आपके समाज में नहीं होता है? होता है, समझ गए, होता है, आपके समाज में होता है। आपके जो दादा हैं स्पेशली भर दिन राम राम जपते रहते होंगे, समझ गए, और कहते होंगे कि नहीं यज्ञ करबो, वो करबो, फलना चिलना ढेकना करबो। तो हिंदू धर्म में अपने जीवन के अंतिम काल में यज्ञ करवा करके आप देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं, समझ गए। तो ये चीज है। तो अब देखिएगा, जो सत्येंद्रनाथ टैगोर है वे आईसीएस सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने वाले जो है आपको प्रथम भारतीय है, समझ गए। और इसके बाद जो है और भी बहुत सारे लोग, जैसे कि अरविंद घोष भी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को पास किए थे, लेकिन घोड़ा का ट्रेनिंग हो रहा था, उसमें वो फेल कर गए, उसको बाहर निकाल दिया गया, समझ गए। और भारतीयों को बाहर निकालने का नुस्खा खोजते रहता था, कैसे उसको बाहर निकाल दे। और फिर सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये भी प्रतियोगिता परीक्षा पास किए, ये तो रैंकर थे, 4था रैंक था इनका, समझिए 4था रैंक था। और सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी 4 वर्ष में होता था, 4 वर्ष में। सुभाष चंद्र बोस इतने तेज थे, मात्र 6 महीना में 4 वर्ष के सिलेबस को 6 महीना में पढ़ लिए, समझिए। और आप लोग इतने महान हैं, 6 महीना के सिलेबस को 5 साल में नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं, समझ गए। हाय, हाँ, तो उस वक्त तो सिलेबस आसान था, तो उस समय में इतना चीज का विकास हुआ था, इतना डाटा था। उस समय में क्या देता था जानते हैं? ट्रांसलेट कीजिए, सभी भारतीय कुत्ते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सभी भारतीय कुत्ते हैं। ये ट्रांसलेशन आया था सुभाष चंद्र बोस के पास। सुभाष चंद्र बोस इसको नहीं बनाया, समझिए, बोला नहीं बनाएंगे, हम पास करे या ना करे नहीं बनाएंगे, नहीं बनाया सुभाष चंद्र बोस। इसी वजह से टॉप 1 पर नहीं आया। अगर उसको भी बना देता तो 1 नंबर पे आ जाता, 1 नंबर पे सुभाष चंद्र बोस आ जाते थे। ये सब क्वेश्चन आता था, समझे। तो पहले शिक्षा ये चीज है, तो ये चीज है, यहां तक लिखिए। तो पहले एक आध गो पॉइंट लिखाते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट
1853 का चार्टर एक्ट है। पीछे में जो है थोड़ा होश आवास में रहिएगा, उधर नीचे जो है कुछ है नहीं, गिर जाइएगा तो हम फंस जाएंगे, बस जेल में चक्का पिसिंग। ठीक है, होश आवास में जो भी नीचे पीछे हैं। 1853 का 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 लिखे हो, 1853 का चार्टर एक्ट लिखिएगा। इस एक्ट के प्रावधान निम्न है, इस एक्ट के प्रावधान निम्न है। इस एक्ट के प्रावधान निम्न है। एक नंबर में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु हेतु 1 मिनट, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु होगा, नहीं सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु। हाँ काट दीजिए उसको, पूरा काट दीजिए, काट दीजिए पूरा, शुरू से लिखिए। हाँ पूरा काट दीजिए, पूरा काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत। दूसरा पॉइंट बना लीजिए, सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु, सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु, नियुक्ति हेतु, सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जाएगा, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। इससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति है। पंखा हवा नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ठीक कीजिए ना, हो हवा लग नहीं रहा है। ठीक है, इससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति, सिविल सेवकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था, फुल स्टॉप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश चीन बना। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश चीन बना, विश्व का पहला देश चीन बना। फुल स्टॉप। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, नेक्स्ट, नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा अगला। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए, सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए। आगे 1900, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, 1922-23 ईस्वी से 1922-23 ईस्वी से सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा
1922-23 ईस्वी से सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 1922-23 ईस्वी से सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत लंदन के साथ साथ भारत कोस्ट में इलाहाबाद, 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 भारत में भी होना प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद को कोस्ट में लिख लीजिएगा। भारत में भी होना प्रारंभ हुआ। समझ गए? इसके बाद अब देखिएगा, अब भाई जी लोग याद कीजिएगा, आप कुछ चीज को याद कीजिएगा और याद ये करना है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कंपनी को प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। मतलब अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ भारत में शासन प्रशासन करेगी। कंपनी भारत में अब सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन करेगी। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया, क्या है हो, चलिए, तो 1853 के चार्टर एक्ट में दूसरा बात यह कहा गया, जब तक महारानी की इच्छा होगी तब तक कंपनी भारत में शासन करता रहेगा। जब तक महारानी की इच्छा होगी तब तक ब्रिटिश कंपनी शासन भारत में करता रहेगा। और जब रानी की इच्छा खत्म हो जाएगी, यानी रानी की इच्छा पर छोड़ दिया गया, रानी कभी भी ब्रिटिश शासन को समाप्त कर सकती थी, रानी कभी भी ब्रिटिश शासन को समाप्त कर सकती थी, ये चीज। फिर इस एक्ट में कहा गया कि भारत में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। भारत में जन प्रतिनिधित्व करने के लिए विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो पहली बार इस अधिनियम में ही विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद का गठन नहीं हुआ था, सिर्फ प्रावधान हुआ था कि हां ऐसा होगा। और विधान परिषद का गठन हुआ है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यहां पे विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज करता है, समझ गए? तो 1853 के चार्टर एक्ट में सिर्फ यह प्रावधान किया गया कि विधान परिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन किया नहीं गया। विधान परिषद का गठन किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट, जो भी पॉइंट है आपका आप अपना लिखते जाइएगा। इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी ब्रिटेन के महारानी के इच्छा रहने तक इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी ब्रिटेन के महारानी की इच्छा रहने तक भारत में प्रशासनिक कंपनी बनी रहेगी। प्रशासनिक कंपनी बनी रहेगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत विधान परिषद के गठन का
प्रावधान किया गया। इस एक्ट के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अब सुनिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट पारित होने के बाद 1857 ईस्वी में एगो विद्रोह हुआ, जिसे हम लोग 1857 का विद्रोह कहते हैं। 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 ईस्वी में एक एक्ट आया, जिसे हम लोग 1858 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। 1858 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। 1858 के भारत परिषद अधिनियम को अगर हम देखें तो इस अधिनियम के कई सारे प्रावधान है। देखिए, गौर कीजिएगा भाई लोग, एक चीज हम आपको बताए होंगे, निश्चित तौर पे हम आपको बताए होंगे, अंग्रेज भारत में शासन कितना दिन तक? 1757 से 1900 कितना रूप में शासन? दो रूप में। पहला 1757 से 1857, दूसरा 1858 से 1900। 1757 से 1857 तक किसका शासन? किसका? कंपनी का शासन था, कंपनी का। जैसे गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, एगो आप है, एगो आपका छोटा है, समझ गए? गार्जियन आपको पढ़ने के लिए दिया, 5 साल तक पैसा दिए गार्जियन, और 5 साल में आप कुछ नहीं निकाल पाए, ग्रुप डी का परीक्षा भी निकाल नहीं पाए, तो गार्जियन कहेंगे ना कि अब तुम आ जाओ, नालायक हो गया है, निकम्मा हो गया है, आ जाओ अब तुम, अब दूसरे को भी पढ़ने का मौका देंगे। तो आपको बुला लेता है और फिर आपके छोटे भाई को पढ़ने के लिए भेज देता है। अगर मान लीजिए गार्जियन सामर्थ्यवान नहीं है, तब अगर गार्जियन इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि दोनों भाई को पढ़ा सके, तो बारी बारी से जो बड़ा है उसको पहले मौका, फिर जो छोटा है उसको बाद में मौका। असामर्थ्यवान है तो दोनों को पढ़ा सकता है, लेकिन समझने के लिए अगर आपके गार्जियन सामर्थ्यवान नहीं है तो एक निश्चित समय तक पैसा देंगे, फिर आपको जो है वापस बुला लेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो, और कुछ हो गया तब तो ठीक है। तो अब कंपनी का जब शासन था, तो कंपनी के शासन के दौरान ही 1857 का विद्रोह हुआ। जब कंपनी के शासन के दौरान 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 का विद्रोह क्या दिखाता है? 1857 का विद्रोह यह दिखाता है कि कंपनी का शासन विद्रोह हो रहा है, मतलब कंपनी से का शासन नहीं संभल रहा है, कंपनी से भारत का शासन नहीं संभल रहा है। अगर कंपनी से भारत का शासन संभलता तो क्या विद्रोह होता? नहीं होता। तो कहीं ना कहीं 1857 का विद्रोह यह दिखाता है कि कंपनी से भारत नहीं संभल रहा है। कंपनी के शासन के दौरान ही विद्रोह हुए। विद्रोह के बाद 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत कंपनी से भारत में शासन प्रशासन करने के अधिकार को छीन लिया गया। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है, कंपनी से भारत में शासन प्रशासन करने के अधिकार छीन लिए गए। अब भारत में शासन प्रशासन करने का अधिकार 1858 में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज को दिया गया। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज को दिया गया। जब ब्रिटिश ताज या क्राउन को बैटरी खत्म हो गया।
चलिए देखिए उधर सो रहा है, नीचे में जाकर के क्लासरूम में रहिए, एकदम सब रईस हो जाता है, पंखा का हवा खाएगा। चलिए तो आपको गौर कीजिएगा, क्राउन या ताज का शासन स्थापित हुआ। जब क्राउन या ताज का शासन स्थापित हुआ ना, तो क्राउन या ताज घोषणा किया कि अभी तक भारत में कंपनी का शासन था, इसी वजह से भारतीयों का शोषण हो रहा था, अब भारतीयों का शोषण नहीं होगा। अब जब क्राउन या ताज का शासन रहेगा तो बहुत बेहतर शासन भारत में चलाया जाएगा, और क्राउन या ताज अपने तौर तरीका से जो है भारत के लिए अच्छे अच्छे नियम कानून पारित करवाएंगे। और क्राउन या ताज 1858 का भारत परिषद अधिनियम भारतीयों के अधिकार के लिए करवा रहे हैं, तो यह अधिनियम सबसे बेहतर अधिनियम है। 1858 के अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसे भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। फिर इस अधिनियम के तहत कंपनी जो पद लाया था, कंपनी बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल का पद लाया था। जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो ब्रिटिश क्राउन या ताज ने कहा कि अब जो है कंपनी का पद भी नहीं रहेगा। तो जो भारत के गवर्नर जनरल का पद आया, भारत के गवर्नर जनरल का पद कब आया? 1833। तो 1833 में जब आया है तो 1833 ईस्वी में कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन था तो यह पद आया था। और जब क्राउन का शासन हुआ तो कहा गया कि भारत के गवर्नर जनरल पद खत्म किया जाता है और उसके स्थान पर भारत के वायसराय का पद लाया जाता है। तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कर दिया गया। अब एक बात बताइएगा भाई लोग, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों संस्था कंपनी के द्वारा लाया गया, कंपनी के द्वारा लाया गया था। लेकिन जब आपको 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्राउन के शासन की स्थापना हुई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक संस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर इसके काम करने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था, इसके काम का संपादन हो सके, इसको लेकर जो है एक नया पद लाया गया जिसे हम लोग भारत सचिव कहते हैं, जिसे हम लोग भारत सचिव कहते हैं। और भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठा है, लॉर्ड स्टैनली। जो लॉर्ड स्टैनली है वही आपको भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम बैठा है। यह जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम है, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, राजतंत्र यानी राजा का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत में प्राचीन काल से, स्पेशली वैदिक काल से राजतंत्र ही चल रहा था, वैदिक काल से राजतंत्र चल रहा था। उस राजतंत्रात्मक शासन को समाप्त 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया। और इस अधिनियम के तहत ही लगभग भारत में लोकतंत्र की नींव पड़ी। भारत में लोकतंत्र की नींव जो है 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही पड़ी हुई मानी जाती है। हम कैसे इस बात को कह सकते हैं कि भारत से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया? हम इस वजह से यह बात कह सकते हैं कि भारत से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया क्योंकि इस अधिनियम के तहत मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया गया, मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया, मुगल सत्ता या मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। और जो मुगल था वह राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन का प्रतीक था, राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन का प्रतीक था। तो मुगल सत्ता का अंत हुआ, अर्थात भारत के भीतर राजतंत्र का अंत हुआ, राजतंत्र का अंत हुआ। और इस अधिनियम के तहत ही ऐसा माना जाता है कि भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। क्लियर है? ये सब 1858 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है। तो नीचे से लिखिएगा, अठारह का भारत परिषद अधिनियम
1858 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। फुल स्टॉप। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। एक नंबर में ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत किया गया। एक नंबर में ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत किया गया। ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत किया गया। फुल स्टॉप। आगे दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन को स्थापित किया गया। अगला पॉइंट, ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन को स्थापित किया गया। अगला पॉइंट, ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन को स्थापित किया गया। ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन को स्थापित किया गया। अगला पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। आगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी संस्था का अंत कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, नेक्स्ट पॉइंट मार के लिखते जाइए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी संस्था का अंत कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी संस्था का अंत कर दिया गया। आगे भारत सचिव नामक एक नया पद लाया गया। भारत सचिव नामक एक नया पद लाया गया। एक नया पद लाया गया। फुल स्टॉप। आगे भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे। भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे। भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे। लॉर्ड स्टैनली बैठे। लॉर्ड स्टैनली बैठे। आगे भारत से नेक्स्ट पॉइंट भारत से मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। भारत से मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया।
भारत से मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। चलिए, ये 1858 के एक्ट की प्रमुख विशेषता थी। 1858 के एक्ट पारित होने के कुछ वर्षों के बाद 1861 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे हम लोग 1861 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। पहला, इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। पहला, इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब कहिएगा, वायसराय का पद तो आपको पता है। वायसराय का पद पता है? नहीं पता है? नहीं पता है, मर्डर कर देंगे हम। नहीं पता, मार फटास हम डिगे कर देंगे। बोलता है नहीं पता है। नहीं पता है जी। हे भगवान, कल जो क्लास हुआ था, कल से पहले जो मेरा क्लास हुआ था, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, पद नहीं पता। और कौन पहले बैठा है, कौन अंतिम में, नहीं पता है। तो कैसे कहते हैं नहीं पता है? हाँ सुनिए, वायसराय, गौर कीजिएगा, वायसराय। तो वायसराय यानी सीधा समझिए ना, और नहीं समझते ना, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। ठीक है, अभी तो मैट्रिक इंटर हुआ होगा कि ग्रेजुएशन हो गया? अच्छा, ग्रेजुएशन किसका किसका हो गया है? हाथ खड़ा कीजिए तो। अरे वाह, बहुत लोग है ना। ये बात है, मेरे पास नहीं आता हूँ, मैट्रिक इंटर वाला विद्यार्थी नहीं आता है मेरे पास। मेरे पास आता भी है ना तो बहुत ज्यादा दिन टिकता भी ना है। ठीक है, सब आता है ग्रेजुएट। चलिए, ये तो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। सुनिएगा, समझिएगा। अरे सीधा समझिए ना, आज जो राष्ट्रपति का पद है ना, आज जैसे राष्ट्रपति का पद है ना, है? हे भगवान, रामनाथ कोविंद क्या है? राष्ट्रपति है ना, है हो। तो जैसे आज राष्ट्रपति का पद है ना, वैसे 1861 में वायसराय का पद हुआ करता था। समझिए, वायसराय का पद हुआ करता था, समझ गए? यानी राष्ट्रपति के समतुल्य वायसराय का पद था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 देता है। यहां पे चीजों को समझिएगा। देखिए, कानून, देश भारत, अपना देश भारत है ना हो। भारत में शासन प्रशासन जो होता है वह कानून के तहत चलाया जाता है। कानून के तहत चलाया जाता है। कानून, जब जिस कानून की आवश्यकता होती है, कानून बना लिया जाता है और उस कानून के तहत लोगों पर शासन प्रशासन किया जाता है। तो भारत के भीतर शासन प्रशासन कानून के तहत चलता है। इस कानून का निर्माण कौन करता है? अगर हम कानून, एक तो कानून की हम बात करें तो जो कानून होता है, कानून दो प्रकार का होता है। मूलतः कानून दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई और एगो अस्थाई। एगो अस्थाई। अस्थाई कानून का निर्माण कौन करता है? अब इस पे आइए। तो कानून के निर्माण की अगर हम बात करें तो जो अपना देश भारत है ना, भारत के लिए कानून का निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वह आपको संसद है। भारत के लिए कानून का निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वह आपको संसद। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद का दो सदन है, एगो लोकसभा और एगो राज्यसभा। लोकसभा अस्थाई है। लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा अस्थाई है। राज्यसभा भंग नहीं हो। मान लीजिए किसी कानून की आवश्यकता है, और ध्यान दीजिएगा, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों मिलकर कानून का निर्माण करता है। लेकिन मान लीजिए
कि कानून की आवश्यकता है और लोकसभा नहीं चल रहा है, लोकसभा नहीं चल रहा है, मतलब इस बात को समझिएगा, पैसा की आवश्यकता है, पापा जी से लेना है, अब पापा जी नहीं है घर में, तो क्या कीजिएगा, मम्मी जी से ले लीजिएगा, अब मम्मी जी भी नहीं है तो दादा दादी है उससे ले लीजिएगा, वो भी नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी से ले लीजिएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। मान लीजिए कानून की आवश्यकता है, लोकसभा राज्यसभा ये दोनों सत्र नहीं चल रहा है, मतलब पापा जी नहीं है और कानून की आवश्यकता है और आपको कहीं जाना है, पैसा की सख्त आवश्यकता है, तो इस स्थिति में किसी से लेकर के आप अपना काम चला लेते। वैसे ही अगर संसद सत्र में ना हो, मतलब लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा हो, इस स्थिति में कानून की आवश्यकता हो, तो इस स्थिति में अस्थायी तौर पर कानून का निर्माण जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं उसी को अध्यादेश कहते हैं, उसी को अध्यादेश कहते हैं। आइएगा और भी समझिएगा, भारत के भीतर कानून के निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद, सबसे बड़ी संस्था संसद। संसद जो कानून बनाता है ना वो अस्थाई होता है। जैसे आपको काम है, पैसा पिताजी से लिए तो पिताजी को थोड़े वापस करना होगा, नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए अपने पड़ोसी से लिए तो जब काम हो जाएगा तो अपने पिताजी से लेकर पैसा पड़ोसी को वापस कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाँ या ना कीजिएगा? ना हो तो वही चीज तो समझिएगा, आपको अस्थाई और अस्थाई कानून, संसद जो कानून का निर्माण करता है उसे हम लोग अस्थाई कहते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा जो अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए कानून बनाया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित कानून का वैलिडिटी मात्र 6 माह होता है। कोई भी आपको पैसा दिया है तो वो तो लेगा न हो, चाहे 1 दिन में ले, 2 दिन में ले, 5 दिन में ले, 6 महीना में ले, लेगा कि नहीं लेगा? एकदम लेगा। समझिए, छोड़ता थोड़ी है कोई पैसा, पैसा जैसा चीज छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है। समझ गए? हमसे तो विद्यार्थी सब, बहुत विद्यार्थी ऐसा है कि पैसा ले लेता है, सर रूम रेंट देना है, समझे, अब बाद में हम उसको थोड़े खोजने के लिए जाएंगे, सर रूम ओनर बाहर भगा रहा है हमको, घर से पैसा नहीं आया, हम दे देते हैं, ठीक है दे देते हैं, सब आइएगा। है दरोगा प्रीलिम्स बैच में जो है 2-3 गो लड़का, एगो 1000, एगो 500, एगो 300, समझिए, बस इतना इतना ही। अब कहा कि सर पैसा नहीं आया है, सब्जी के लिए पैसा नहीं है, दीजिए ना कुछ पैसा, ठीक है, तो दिए 200 रुपया, समझ गए। एगो कहीं पे एडमिशन हुआ था, उसका जो है कार्ड नहीं बना था, उसके पास पैसा नहीं था, कार्ड बनाने के लिए 250 या 300 रुपया मांग रहा था, वो कौन था हम उतना ध्यान नहीं दिए, तो उसके लिए लिया था, एगो सब्जी के लिए लिया था, समझे, एगो रूम रेंट देने के लिए 1000 रुपया लिया था, तो कोई ने लौटा के दिया। चलिए, तो अब सुनिएगा, है सुनिए यहाँ ये ना, राज्यपाल द्वारा जो निर्मित कानून है उसी को अस्थाई, राष्ट्रपति द्वारा जो निर्मित कानून होता है उसी को हम लोग अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश एक प्रकार का अस्थाई कानून होता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 213, और प्रशासक या उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक या उपराज्यपाल होता है, उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 239 का खो, 239 का खो, समझ गए। तो अध्यादेश एक प्रकार का अस्थाई कानून होता है। क्या होता है? अस्थाई कानून होता है, तो याद रखिएगा, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, का भारत परिषद अधिनियम, इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्न है, डैश देकर, इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्न है, इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्न है,
एक नंबर में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। कमेंट में तो क्या क्या न हो रहा है। कमेंट बंद नहीं होगा लड़का लड़की का, कमेंट तो बंद हो जाएगा। हाँ बंद हो जाता है, इसको बंद करना है। अपना इंस्टा आईडी भेज रहा है लड़की सब को। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। फुल स्टॉप। अध्यादेश उसी में, हाँ उसी में। अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। चलिए अब जानते हैं इस अधिनियम का बहुत महत्व है। कैसे महत्व है पता है? आज भी ये अधिनियम अस्तित्व में है। कैसे पता है ये चीज अब हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं। क्या मोदी जी रक्षा विभाग, विदेश विभाग, रेल विभाग, कपड़ा विभाग, दूरसंचार विभाग अपने संभाल लेते हैं? सब चीज मोदी जी कर लेते हैं? नहीं न करते हैं। हो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के भीतर शासन प्रशासन बेहतर से बेहतर ढंग से चलाने के लिए एगो कैबिनेट मंत्री रक्षा विभाग का है, एगो वित्त मंत्री का कैबिनेट मंत्री है, एगो रेल मंत्रालय है, समझ गए, अलग अलग मंत्रालय है। तो ये जो शासन प्रणाली है, इस शासन प्रणाली को हम क्या कह सकते हैं? इस शासन प्रणाली को हम लोग मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट शासन प्रणाली कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यानी मोदी जी अपने मंत्रियों के माध्यम से देश के भीतर शासन प्रशासन चलाते हैं, उसके सहयोग से चलाते हैं, समझ गए। तो ये जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली है, इसकी नींव 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ही रखा गया था। तो जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली या इसी को पोर्टफोलियो प्रणाली अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही हुई है और आज भी ये भारतवर्ष के भीतर अस्तित्व में है। मतलब आज भी ये प्रासंगिक है, समझिए, आज भी ये प्रासंगिक है। फिर आपको भारत के भीतर विधान परिषद का गठन इसी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, समझ गए। इस एक्ट के तहत ही सर्वप्रथम विधान परिषद का गठन बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में हुआ। बंगाल में विधान परिषद का गठन 1862 में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में, पंजाब में 1897 में। और विधान परिषद में इस एक्ट के तहत ही विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य को मनोनीत किया गया और विधान परिषद में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्य को मनोनीत किया। वे थे आपको बनारस के राजा सर दिनकर राव और एक का नाम देखिए भूल रहे हैं, पटियाला के महाराज, समझ गए। इन तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। तो लिखिएगा बनारस, पटियाला,
हाँ सर दिनकर राव, बनारस के राजा, हाँ ठीक है, पटियाला, हाँ लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली एक से एक नमूना सब लिखिएगा। इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली की नींव पड़ी। मंत्रिमंडलीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली की नींव पड़ी। नींव 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 पड़ी, नींव, नींव वो नींव है, क्या हुआ हो, क्या हुआ पूछिए ना। जनरेटर है, जनरेटर का हुआ, जनरेटर फेल कर गया। है तेल भरवाया हुआ है, जल्दी कीजिए ना हो, जल्दी कीजिए ना हो, अरे स्विच दाब दीजिए ना महाराज। अरे क्या हुआ, अरे अरे वो दाबिए तो उधर स्विच देखिए तो, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला स्विच दाबना है, बंद करना है, उधर वाला बंद कीजिए, है तोरी का बल्ब बंद, इधर वाला बंद कीजिए। जनरेटर क्या हुआ जी, बंद किया था, स्टार्ट कर रहा है, तो जब क्लास बंद हो जाएगा तब स्टार्ट करेगा, पागले सब है। बताइए, आपका भी दिमाग नहीं काम करने लगता है वो, है महाराज। चलिए, अरे जलने दीजिए ना, नींव पड़ी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अरे लिखिए ना हो तोरी, अगला पॉइंट लिखिएगा। नींव पड़ी, इस अधिनियम के तहत बंगाल, बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में, पंजाब में विधान परिषद, विधान परिषद का गठन किया गया। का गठन किया गया। गठन किया गया, फुल स्टॉप। आगे, लॉर्ड कैनिंग ने, नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग ने,
लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव सोरो सर दीनो कोरो दिनकर रावो रो सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। चलिए, जितना पढ़ाए हैं 1 सेकंड में उसको पढ़िए तो बच्चा की तरह। ऑनलाइन वाले आप लोग भी पढ़िए इसको। क्या हुआ? क्या? उस सब राजा का नाम नहीं पता है? कोई बुक लिखवे न करता है तो हम कहां से बताएं आप? बुक यही लिखता है, कोई भी बुक उलट के पढ़िएगा ना, बुक यही लिखता है, हमको नहीं पता है। पहले पढ़िए। पढ़ लिए। चलिए आइए मेरे साथ याद कीजिए तो। एजीटी याद करते हैं। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय सत्यनारायण टैगोर। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करने वाला पहला देश ब्रिटेन और लंदन और भारत दोनों में एक साथ सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा कब से प्रारंभ हुआ? 1922-23। किस एक्ट में कहा गया सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा? 1853। और किस एक्ट के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? 1858। क्राउन के शासन को स्थापित किया गया 1800। विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया 1853। 1853 गठन किया गया 1800। तो विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया 1853। गठन किया गया कब किया गया? अच्छा, कैबिनेट प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव किस अधिनियम के तहत पड़ी? 1800। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1800। किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? 1800। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया गया 1800। मुगल सत्ता को समाप्त किया गया 1800। अच्छा, भारत सचिव का पद लाया गया 1858। भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे? लॉर्ड स्टैनली। और लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम 1862 में 3 भारतीयों को
विधान परिषद में मनोनीत किया था, वो 3 कौन कौन थे? बनारस के राजा, भोपाल पटियाला के महाराज और बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर। चलिए, कल आपका क्लास नहीं है, इससे आगे सोमवार को मिलेंगे बायोलॉजी के साथ। क्लास जो चल रहा है आपको मंडे टू फ्राइडे, 24 अप्रैल के बाद मंडे टू सैटरडे चलेगा। क्लास जो चल रहा है अभी मंडे टू फ्राइडे, 24 अप्रैल के बाद मंडे टू सैटरडे चलेगा। इसमें MW में बायोलॉजी चलता है, बिट्टू सर पढ़ाते हैं। TF में पॉलिटी चलता है, हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। आराम से निकल जाइए।